Hello everyone, I am Krishna Kumar and today I am going to talk with you about an important question asked by UPSC in 23 from GS first paper in History and Culture section. That question is very important and in this question UPSC has asked what are the main features of Vedic society and religion. मीन्स कि हमें वैदिक सोसाइटी और रिलीजन के जो मेन फीचर है उस मेन फीचर की चर्चा करना है और देन डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। क्या आप सोचते हैं कि उसके कुछ फीचर जो है अभी भी हमारे इंडियन समाज में प्रेजेंट है, विद्यमान है। तो इस क्वेश्चन का जब आंसर आप लिखने जाते हैं और ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर लिखना है तो एक तो वैदिक सोसाइटी के फीचर आपको देखना है कि वैदिक जो सोसाइटी है, यहाँ ध्यान रखना है कि वैदिक सोसाइटी का मतलब ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों ही सोसाइटी की बात किया जा रहा है। तो इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, उस मेन फीचर्स को पहले आप रेखांकित करेंगे कि इसके क्या क्या मेन फीचर है। तो इस मेन फीचर के अंतर्गत पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, राइट, स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण जो है, ये सामाजिक स्तरीकरण जो है इस समय के वर्ण सिस्टम के आधार पर है। ध्यान ये रखना है कि समाज का जो स्तरीकरण है, समाज का जो डिवीज़न है वो वर्ण सिस्टम के आधार पर है और ये जो सामाजिक स्तरीकरण है ये एस्क्राइब्ड पोजीशन के आधार पर है। तो एस्क्राइब्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि समान तौर पर आपका जिस वर्ण में जन्म होता है आपका स्टेटस उसी के अनुरूप निर्धारित होता है। तो दैट वाज बेस्ड ऑन एस्क्राइब्ड पोजीशन, विशेषकर लेटर वैदिक पीरियड में। पहले अगर आप देखोगे कि उस समय का अगर दो चीज़ें यहाँ पर देखना है कि शुरुआती समय में अगर हम बात करें कि ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन अचीव्ड पोजीशन, यानी एक व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके अचीवमेंट के आधार पर किया जाता था। जो ब्राह्मण का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो क्षत्रिय का काम करता था वो क्षत्रिय कहलाता था। ऐसी व्यवस्था थी ऋग वैदिक सोसाइटी में। लेकिन लेटर वैदिक काल आते आते जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस था दैट प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन एस्क्राइब्ड पोजीशन। बट ये एस्क्राइब्ड पोजीशन तो था लेकिन इसके बावजूद जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब संभावना थी। अभी ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, बहुत रिजिड नहीं था कि आपका वर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता है। एस्क्राइब्ड पोजीशन होने के बावजूद भी वर्ण में परिवर्तन संभव था। तो एक तो आप इस पर फोकस करेंगे कि समाज का जो सामाजिक स्तरीकरण था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण प्रारंभ में व्यक्ति के योग्यता के आधार पर निर्धारित होता था वर्ण, बाद में वर्ण जन्म आधारित हो गया और जन्म आधारित जब वर्ण हो गया उसके बावजूद भी वर्ण व्यवस्था उतना कठोर नहीं था, वर्ण में परिवर्तन संभव था। लेकिन धीरे धीरे ये एस्क्राइब्ड पोजीशन की ओर जा रहा। दूसरा कि ये चतुर्वर्ण व्यवस्था जो वर्णा सिस्टम की बात करते हैं, ये समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग में डिवीजन करता है। ठीक है, ये 4फुल डिवीजन जो है सोसाइटी का करता है और ये डिवीजन जो है हायरार्किकल है, राइट।
हायरार्किकल का मतलब क्या होता है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें पद सोपानिक संबंध है। इसका मतलब ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे निम्न है। ये चीज़ स्थापित होती है वैदिक काल में, और इस वर्ण सिस्टम के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का भी इससे जुड़ाव था। और उस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो शूद्र है उसको आश्रम व्यवस्था से बाहर रखा गया था। तो एक तो सोसाइटी के संदर्भ में ये फीचर हमको वैदिक काल में दिखाई देता है। दूसरा, वैदिक काल की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंतर्गत हम पैट्रिआर्की को देखते हैं, है ना, पितृसत्तावाद, राइट। यानी कि वैदिक जो समाज था वो पितृसत्तावादी समाज था, और उस समाज में जो पुरुषों की प्रधानता थी और महिलाओं की स्थिति एक तरह से निम्न थी। हालांकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कुछ बेहतर थी, बट अल्टीमेटली वो समाज पितृसत्तात्मक था, जहाँ पर महिलाओं की स्थिति आम तौर पर निम्न थी। ये जो समाज था, यह समाज महिलाओं के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन का प्रावधान करता है। जैसे लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे कि महिलाओं की जो भागीदारी है, उनकी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, सभा समिति, उसमें प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हालांकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा था। तो कुल मिला के दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि उनके जो समाज थे उस समाज के अंतर्गत पुरुष की प्रधानता और महिलाओं का पुरुष से निम्न स्थान। हालांकि अभी भी महिलाओं की स्थिति कुछ बेहतर थी, क्योंकि कुछ सामाजिक बुराइयां जो है अभी डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि अभी बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, अभी विधवा पुनर्विवाह को अनुमति थी, अभी क्योंकि नियोग प्रथा का हमें साक्ष्य मिलता है, अभी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार भी था, क्योंकि ऋग्वेद में जो दंपति शब्द है उसका मतलब होता है कि पति पत्नी मिलकर दोनों घर के मालिक होते हैं। तो स्त्रियों को सार्वजनिक जो समारोह है उसमें भी भाग लेने का अधिकार था, लेकिन स्त्री कोई पुरोहित की चर्चा हमें नहीं मिलती है, ठीक है। स्त्रियां युद्ध में भी भाग लेती थी। तो कुल मिला के आप देखिएगा कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी स्त्रियों की स्थिति आम तौर पर बेहतर मानी जाती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो फैमिली था, फैमिली का जो सिस्टम था, ये फैमिली सिस्टम जॉइंट फैमिली का यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। ये ध्यान में रखना है कि उनके जो सामाजिक के जो व्यवस्था थी उसमें जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, और फैमिली का जो हेड होता था उसको फैमिली में ज़्यादा सम्मान था, ज़्यादा रिस्पेक्ट था, फैमिली को कंट्रोल करता था। जहाँ तक मैरिज की बात है तो मैरिज नामक संस्था स्थापित हो चुकी थी, और मैरिज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल इंस्टीट्यूशन था वैदिक समाज में। अगर हम देखते हैं तो मैरिज नामक इंस्टीट्यूशन स्थापित हो चुकी थी, लेकिन उसमें बहुपत्नी जो प्रथा है उस बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन हमको दिखाई देता है, और मैरिज आम तौर पर वयस्क होने पर होती थी, और स्त्रियों को भी अपने विवाह साथी के चयन का अधिकार था। इसके अलावा इनके अंतर्गत जो किनशिप व्यवस्था थी वो किनशिप सिस्टम इनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, और चूँकि एक तरह से जब सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग वंश के जो राजा हैं, अलग अलग कीन के जो राजा हैं, तो अपने कीन के लोगों के साथ, अपने नातेदारी के लोगों के साथ उनका बहुत बेहतर संबंध था। वैदिक पीरियड में आप जब उत्तर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पर विवाह के संदर्भ में दो चीज़ें डेवलप होती है, एक तो अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण के पुरुष को अपने वर्ण की स्त्री के साथ साथ अपने से निम्न वर्ण के स्त्री से विवाह करने का अधिकार था, जबकि प्रतिलोम के अंतर्गत जब उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह
करती थी तो उसे अवैधानिक माना जाता था। तो एक तो ये सिस्टम था कि वर्ण में ही आपको विवाह किया करना है, वर्ण धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और दूसरा सपर्वण विवाह और सपिंड विवाह का भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था, और गोत्र बहिर्विवाह की कॉन्सेप्ट का भी डेवलपमेंट उत्तर वैदिक पीरियड में हो जाता है। तो कुल मिला के आप देखिएगा कि ये जो फीचर है, जैसे गोत्र का अवधारणा जो है ये भी यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो ये मुख्य सोशल फीचर है जो है आपका वैदिक सोसाइटी का। दूसरा, अगर आप रिलीजियस फीचर की बात करें कि वैदिक सोसाइटी का जो रिलीजियस फीचर है, रिलीजियस फीचर है ना, या इनके रिलीजन के संदर्भ में अगर बात करें तो वैदिक के जो रिलीजन था उसके अंतर्गत आप अगर देखने का प्रयास करें तो वैदिक रिलीजन के दो इम्पोर्टेंट पक्ष को यहाँ पर ध्यान में आप रखिए कि एक तो इनकी फिलोसफी क्या थी, राइट, दर्शन क्या था, कि इससे वैदिक रिलीजन का फिलोसफी क्या था। और दूसरा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रिचुअल, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिलीजन के संदर्भ में बात करते हैं तो रिलीजन के दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं। एक तो उसके आदर्श होते हैं, आइडियोलॉजी होता है, विचारधारा होता है, फिलोसफी होता है, और दूसरा कर्मकांड होता है। जहाँ तक वैदिक रिलीजन की बात करते हैं तो वैदिक रिलीजन के जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उसमें कुछ खास विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वो प्रिमिटिव एनिमिज्म में विश्वास करते हैं, आदिम आत्मावाद उनका महत्वपूर्ण फीचर है, प्रकृतिवाद में विश्वास करते हैं, बहुदेवाद में विश्वास करते हैं, हेनोथिज्म में विश्वास करते हैं, सर्वेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों ही कॉन्सेप्ट हमको वैदिक धर्म के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा वैदिक जो धर्म है उसके अंतर्गत सार्वभौमिक आत्मा का संकल्पना हमें दिखाई देता है, कर्म एवं पुनर्जन्म की संकल्पना का विकास होता है, अद्वैतवाद की संकल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है, और मोक्ष के संदर्भ में जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है उसके संदर्भ में हमें तीन महत्वपूर्ण मार्ग दिखाई देता है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो ये वैदिक जो धर्म का जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है जिसके अंतर्गत हमको इन चीज़ों को लिखना है। और जहाँ तक रिचुअल का संदर्भ है तो रिचुअल का संदर्भ के अंतर्गत आपको तीन चार इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला यज्ञ, दूसरा बलि, तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्तुति पाठ। इसके अलावा सार्वजनिक यज्ञ, यज्ञों में भी सार्वजनिक यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ या अश्वमेघ यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ, और व्यक्तिगत यज्ञ के अंतर्गत पंच महायज्ञ जैसे अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, पंच महायज्ञ। व्यक्तिगत यज्ञों में पंच महायज्ञ की बात करना है। पंच महायज्ञ के अंतर्गत देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ और पितृयज्ञ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कर्मकांड की बात करते हैं तो मृतक संस्कार हमेशा कर्मकांड से जुड़ा होता है। मृतक संस्कार के अंतर्गत वो कब्र में भी अपने मृत व्यक्ति को दफनाते थे और दाह संस्कार भी करते थे, जिसमें वो अग्नि के हवाले डेड बॉडी को करते थे, अग्नि में जला देते थे। इसके अलावा आप देखिएगा कि इनकी जो धार्मिक कर्मकांड है इनके सामाजिक पक्ष से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार होते थे जिसमें धार्मिक संस्कार किए जाते थे। तो इन पक्षों को आप लिख करके इसके धार्मिक फीचर को आप दिखा सकते हैं। फिर चूँकि क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है कि वैदिक के जो धार्मिक और सामाजिक के जो विशेषताएं हैं, वैदिक समाज के जो सामाजिक विशेषताएं हैं, जो धार्मिक विशेषताएं हैं, वो धार्मिक एवं सामाजिक विशेषताएं किस तरह से आज के समाज में भी क्या कुछ पाई जाती है। तो अगर वर्तमान भारतीय समाज की बात करें कि आज का जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज में वैदिक काल की कुछ सामाजिक विशेषताएं और कुछ धार्मिक विशेषताएं
विशेषताएं कंटिन्यूटी में प्रदर्शित करती है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि हम कंटिन्यूअस देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि वैदिक काल का जो समाज है वो वर्ना सिस्टम पर आधारित समाज था, जिसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एस्क्राइब पोजीशन के आधार पर होता है। अब अगर वर्तमान भारतीय समाज की बात करें तो वर्ना सिस्टम अभी भी थ्योरेटिकल इसका एस्पेक्ट है, यानी थ्योरेटिकली जो है अभी भी हम सैद्धांतिक रूप से वर्ना व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, लेकिन रियल जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है भारतीय समाज में वो जाति के आधार पर है। जाति के आधार पर जो सामाजिक स्तरीकरण है वो एस्क्राइब्ड पोजीशन पर है, लेकिन जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में एक वर्ना मॉडल का भी कॉन्सेप्ट है कि जाति की उत्पत्ति वर्ण से ही हुई है और उसके अंतर्गत भारत में जो जातियां हैं उनको वर्ण मॉडल के अंतर्गत फिट किया जाता है। इसलिए जो जाति की पहचान है भारत में आज, जो जाति की पहचान है, तो जाति की पहचान के संदर्भ में वर्ना मॉडल को लोग यूज़ करते हैं। और अगर जाति की उत्पत्ति का जो वर्ना मॉडल की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको हम एक्सेप्ट करें तो एक तरह से जो हमारा जो समाज है, वर्तमान समाज है, उसमें जाति वर्ण के माध्यम से उत्पत्ति हुई है इसकी, और वर्ण के कुछ तत्वों को भारतीय समाज में रिफ्लेक्ट करती है, प्रदर्शित करती है। दूसरा कि हमने कहा कि जो आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो एस्क्राइब्ड पोजीशन के आधार पर है, जिसमें जन्म के आधार पर आपके सोशल स्टेटस का निर्धारण होता है। तो ये आज भी भारत में जन्म के आधार पर सोशल स्टेटस का निर्धारण होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो फीचर है कि पैट्रियार्की जो है भारतीय समाज की खास विशेषता है, और पितृसत्तात्मक व्यवस्था आज भी भारतीय समाज में प्रिवेल करती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के संदर्भ में जो बिहेवियर होती है उस बिहेवियर में पितृसत्तावाद स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि आज भी भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से निम्न मानी जाती है। विवाह के संदर्भ में जो मैंने कहा कि गोत्र बहिर्विवाह का जो कॉन्सेप्ट है ये भारतीय समाज में खास करके हिंदू सोसाइटी में आज भी प्रिवेल करता है। इसके अलावा अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का जो कॉन्सेप्ट है अप्रत्यक्ष रूप से ये भी प्रिवेल करता है, क्योंकि आप देखिएगा कि जब कोई उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसका बहुत कम प्रतिरोध होता है, लेकिन जब कोई दलित ब्राह्मण की लड़की से विवाह करता है तो आज भी उसका बहुत प्रतिरोध होता है। इसका मतलब है कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भारतीय समाज में आज भी प्रिवेल कर रहा। इसके अलावा अगर बात करें कि फैमिली, ज्वाइंट फैमिली ट्रेडिशन भारतीय समाज की खास विशेषता है, और इस विशेषता की कंटिन्यूटी जो है वैदिक काल से आज तक दिखाई देती है। हालांकि ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन परिवर्तन के बावजूद जो एक मान्यता ये है कि भारतीय समाज में ज्वाइंट फैमिली एक जीवन पद्धति के रूप में है। भावनात्मक रूप से लोग अपने ज्वाइंट फैमिली से जुड़े रहते हैं। आज भी नातेदारी प्रिवेल कर रही है भारतीय समाज में, और खासकर ग्रामीण समाज में आप जाएंगे तो नातेदारी की भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से आप देखें कि जो सामाजिक विशेषताएं हैं वैदिक काल की, वो कई सामाजिक विशेषताएं आज भी प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में। दूसरी तरफ अगर धार्मिक व्यवस्था की बात करें, धार्मिक विशेषता की बात करें, तो जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं, इस सनातन धर्म का बीजारोपण जो है वैदिक काल में ही हुआ था। और चूँकि सनातन धर्म का बीजारोपण वैदिक काल में हुआ था तो उसकी कुछ तत्व जैसे कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा जो है भारतीय समाज को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। आज भी लोग उसमें विश्वास करते हैं। आज भी आमतौर पर लोग कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा भगवान फल देगा। तो जो धर्म के अदर एस्पेक्ट है, जैसे हमने कहा कि आदिम आत्मावाद में विश्वास करते हैं, आज भी सनातन धर्म में वो विश्वास है। प्रकृति पूजा आज भी सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है। बहुदेवाद सनातन धर्म का पार्ट है। अगर बात करें हेनोथिज्म तो ये भी हिंदू धर्म में दिखाई देता है। सर्वेश्वरवाद हिंदू धर्म में दिखाई देता है। एकेश्वरवाद हिंदू धर्म में दिखाई देता है। प्रवृत्ति मार्ग
हिंदू धर्म का पाठ है, क्योंकि आज हम ईश्वर की पूजा मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर की पूजा अपने लौकिक जीवन में सफल होने के लिए कर रहे हैं। तो जो दार्शनिक चीज़ें हैं वैदिक के जो धर्म में, जो उसके दर्शन है, वो दर्शन तो आज भी भारत के जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है उसमें प्रिवेल कर रहा। कर्मकांड का जहाँ तक सवाल है तो अब उसके रूप में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे कर्मकांड जो है प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी में। जैसे यज्ञ आज भी होता है, आप ये नहीं कह सकते कि यज्ञ पूरी तरह समाप्त हो गया, बलि पूरी तरह समाप्त हो गया। लोग वैदिक ऋचाओं का पाठ करके, गायत्री मंत्र का पाठ करके ईश्वर की आराधना करते हैं। जन्म मृत्यु और विवाह के जो संस्कार हैं उसमें हम उस रिलीजियस संस्कारों को करते हैं जो वैदिक काल में डेवलप हुआ। इवन कि हम अगर बात करें कि मृतक संस्कार जिसमें दाह संस्कार आप करते हैं, ये भी वैदिक काल में जो विकसित दाह संस्कार की पद्धति थी उसको हम फॉलो करते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वैदिक जो धर्म है और वैदिक समाज जो है उसके कुछ तत्वों में परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन कुछ तत्व अपनी निरंतरता को अभिव्यक्त करती है और इसलिए यह उनकी प्रासंगिकता को स्थापित करती है।